हेलो एवरीवन, मैं अमित बालासिया स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। जैसा कि आपको पता है कि हम हर संडे आरडब्ल्यूए का वीकली मॉक का टेस्ट का सॉल्यूशन करवाते हैं, ओनली मैथ्स का। इससे पहले का आपको सॉल्यूशन देखना है तो वो हमारे आपको चैनल पर मिल जाएगा, है ना। आज है 21 दिसंबर 2025 और इससे पहले के सॉल्यूशन, अभी दिल्ली पुलिस का एग्जाम चल रहा है ना, उसके सॉल्यूशन मतलब डेली कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं वो देखने तो चैनल पर हैं, आपको देख सकते हो ना। आरडब्ल्यू के जो भी मॉक है टेक्स्ट बुक के हैं वो हमने सॉल्यूशन करवा रखे हैं। प्लेलिस्ट बनी हुई है, यहाँ पे प्लेलिस्ट में देख लेना। चलिए अभी तो आप ये शुरू करते हैं 21 दिसंबर 2025 का, है ना। देखो पहला क्वेश्चन है, दो पाइप क्रमशः 15 मिनट और 30 मिनट में एक टंकी को भर सकते हैं। यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाते हैं तो टंकी कितने समय में भर जाएगी? कितने समय में भर सकते हैं? देखो बहुत ही आसान सवाल है ये, टाइम एंड वर्क का। तो देखिए मैंने मान लिया एक पाइप है ए और एक पाइप है बी। तो कह रहा है ना पहला पाइप 15 मिनट में भर सकता है तो ये 15 मिनट में भर रहा है। दूसरा पाइप है 30 मिनट में भर सकता है, 30 मिनट में भर रहा है। देखिए पहले हमें इनकी एफिशिएंसी निकालनी होगी तो इनका पहले लेंगे एलसीएम। एलसीएम आ जाएगा 30, तो ए की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 15 दूनी 30, दो एफिशिएंसी आ जाएगी। और बी की कितनी आ जाएगी? 30 से कम 30। ठीक है, अब देखिए अब क्या कह रहे हैं, दोनों मिलकर देखो ए है ना, ए तो दो एफिशिएंसी से काम करेगा और बी है ना वो एक एफिशिएंसी। तो अगर टोटल मिलाएं तो दो देख तीन, ये दोनों मिलकर तीन तीन की एफिशिएंसी से काम करेंगे। काम कितना करना है? 30 काम करना है। और तीन की एफिशिएंसी करेंगे तो उसका भाग देंगे तीन का, तो कितना आ जाएगा? तीन तीन दया 10, है ना। तीन दया 30 होता है ना, तो कितना आ जाएगा? 10 मिनट आ जाएगा। 10 मिनट कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर डी में। उम्मीद है समझ में आया होगा आपका ना। अगला क्वेश्चन देखो, एक डीलर ने किसी वस्तु का मूल्य उसके क्रय मूल्य से 45% अधिक अंकित किया और 20% की छूट देकर उसे बेच दिया। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 है। देखो जब भी ऐसा आ जाए ना, आपके पास क्वेश्चन में मार्क प्राइस मतलब अंकित प्राइस दिया हुआ और वो बेच रहा हो और परसेंट पूछे, तो आपको कुछ भी नहीं करना। पहले डायरेक्ट आपके माइंड में क्या करना है ना, पहले आपको सीधा यही लिखना है, कॉस्ट प्राइस, सीपी कॉस्ट प्राइस। फिर यहाँ पे लिखना है एमपी मार्क प्राइस मतलब अंकित अंकित मूल्य हो गया। यहाँ पे एसपी सेलिंग प्राइस हो गया, यानी विक्रय मूल्य हो गया। अब देखो जैसे जैसे बोल रहे हैं ना आपको वैसे वैसे करना है। किसी वस्तु का मूल्य उसके क्रय मूल्य से 45% अधिक है। क्रय मूल्य से, तो हमको क्रय मूल्य पता ही नहीं है, तो हमने मान लिया क्रय मूल्य, मान लिया 100 रुपये में कोई वस्तु खरीदी, इससे 45% अधिक अंकित किया, तो मतलब इसका 145% किया होगा तो 100 पे हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो इसका 45% अधिक अंकित करेगा तो इस पे लिख कितने देगा? 145। मतलब कोई वस्तु लेके आया 100 रुपए की और उस पे है ना 145 रुपये लिख दिया। अब क्या कह रहा है, अंकित मूल्य पर 20% की छूट, मतलब 20% की छूट देता तो 20 छूट हमेशा मार्क प्राइस पे दी जाती है ना। तो 145 पर जब 20% की छूट देगा, देखो हम थोड़ा नीचे कर देते हैं यहाँ पे। देखो जब 145 है, ये 145 है, इस पे 20% की छूट देगा, 20% की छूट देगा मतलब कि वो 80% पे बेचेगा, 80% पे बेचेगा। बस यहाँ से क्या आ जाएगा, सेलिंग प्राइस निकाल लेंगे हम। देखो एक जीरो से एक जीरो कटेगा, दो से चार बार में, दो से पाँच बार में, इसको पाँच से काटेंगे तो पाँच दूनी 10 होता है और पाँच दूनी 10, चार पाँच नाम 45 होता है। 29 इंटू चार आ जाएगा ये सेलिंग प्राइस। देखो 29 इंटू चार को गुना कीजिए, 9 चौक 36, 6 आ गया। चार दूनी 8, 9 चौक 36, 3, चार दूनी 8 और 9 8 3 11 होता है, 116 हो गया। अब क्या पूछा इसने, उसका लाभ परसेंट बताइए। देखो 100 रुपए की चीज़ को आप 116 में बेचे तो 100 पे तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो प्रॉफिट एंड लॉस, है ना। तो 100 की वस्तु को 116 में बेचोगे तो कितना का प्रॉफिट हो जाएगा? 16% का हो जाएगा। अगर वैसे निकालो तो देखो 100 की चीज़ 116 में बेची, 16 रुपये का प्रॉफिट कितने पे? 100 पे। और परसेंट निकालने के लिए 100 से गुना करते हैं, तो 100 से 100 कट जाएगा तो फिर भी क्या आ जाएगा? 16% आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर दो में। उम्मीद है समझ में आया होगा आपका ना। अगला क्वेश्चन देखिए, पी क्यू आर क्रमशः 7:4:9 के अनुपात में राशि निवेश करते हैं। यदि वर्ष के अंत में वे कुल 6680 रुपये का लाभ कमाते हैं तो पी तथा पी और क्यू को मिलाकर कुल हिस्सा क्या है? क्वेश्चन नंबर 3। देखो आपको समझ में आ रहा है ना, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना और कमेंट करके जरूर बताना कैसा समझ में आता है ना। हम तो ऐसे ऐसे लगता है कि मतलब आपको बैठ के पढ़ा रहे हैं ना। देखो पी क्यू आर तीन लोग हैं ना, उन्होंने अपना पैसा है ना निवेश किया, किस अनुपात में किया? देखो ये तीन हो गए। इसने किया 7 अनुपात में, पी ने 4 ने क्यू ने किया 4 अनुपात में और आर ने किया 9 के रेशियो में, है ना। ये है इनका पूंजी का रेशियो, ये है पूंजी का रेशियो। तो अब बोला क्या है, वर्ष के अंत में कुल 6680 का लाभ हुआ। तो देखो टाइम जब समान होता है ना, तो देखो जो पूंजी का अनुपात होता है ना, जो पूंजी का रेशियो है वो ही लाभ का रेशियो होता है। मतलब अगर पूंजी इन्होंने इस अनुपात में निवेश किया है किसी काम में, तो जो उनका लाभ होगा वो भी इसी अनुपात में बटेगा। मतलब कि कहना ये चाह रहा है, जो 6680 रुपये का लाभ हुआ है, 6680 रुपये का लाभ हुआ है ना, वो इसी अनुपात में बांटना है। तो देखिए जोड़िए, देखो 7 7 4 7 4 11 और 11 9 20 होता है।
तो यहाँ पे हो जाएगा 20 हो जाएगा। अब पूछा है ना उससे गुना कर देते हैं, ये तो 20 का मान हो गया, ठीक है। पूछा किससे, पी और क्यू को मिलाकर, देखो पी और क्यू, पी और क्यू को मिलाओगे तो 7 4 11, 11 का मान पूछा है, 11 का हिस्सा क्या होगा, मतलब पी और क्यू का हिस्सा क्या होगा। देखो बस इसको सोल्व कीजिए, देखो 2 से मतलब 0 से 0 का 2 से काटेंगे तो 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 चौक 8, और देखो 334 को 11 से गुना करना है, तो ये अब कर लेना है ना। अगर डायरेक्ट करते हैं तो क्या, तो 4 4 3 7 और 3 3 6 और 3, मतलब 3674 हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी में। अगला क्वेश्चन देखो, 14 पुरुष 5 दिन में 55 मीटर लंबी दीवार बना सकते हैं। 21 पुरुष 4 दिन में एक दीवार कितनी लंबी बना सकते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 4, ये MDH वाला आपको फॉर्मूला बताए होंगे सर, है ना। तो इसका फॉर्मूला तो देखो M1 D1 H1 अपॉन W1। अगर मैं इसको बताऊं तो देखो M होता है मैन, मतलब कि व्यक्तियों की संख्या, D दिन होते हैं, डेज होते हैं, और H होता है हावर्स, घंटे होते हैं, और W क्या होता है, वर्क, काम होता है। इसको दूसरी साइड होता है ना, तो M2D2H2 अपॉन W2, ये इसके बराबर होता है। बस इसमें मान रखना है। अब देखो जो पहली स्टेटमेंट है ना वो 1 1 का मान है। देखो यहाँ पे देखो 14 पुरुष, तो यहाँ पे M1 का मान है 14 इंटू D1, मतलब कि दिन कितना दे रखा है, 5 दिन दे रखा है, तो 14 पुरुष 5 दिन तक। हावर्स हमको दे नहीं रखे हैं तो इसको एक छोड़ देंगे हम, है ना, या फिर एक से गुना करके कोई मतलब नहीं है। 55 मीटर दीवार लंबी दीवार बना सकते हैं, मतलब W1 वर्क 1 का मान दे रखा है 55, है ना, इसमें सिर्फ मान रखना है। अब देखो M2 21 पुरुष D2 का मान डे, कितना दिन लगा रहे हैं, 4 दिन लगा रहे हैं, और कितनी लंबी दीवार बना सकते हैं हमको पता ही नहीं है, तो यहाँ पे W2 को मान लिया मैंने, X मीटर लंबी दीवार बना सकते हैं। बस इसको सोल्व कीजिए। देखो 7 दूनी 14 और 7 तिया 21, 2 से काटेगा तो ये 2 बार में कटेगा, ठीक है। 5 से काटेंगे तो 11 बार में कटेगा। इधर 11 है और इधर 3 दूनी 6 है, तो ये 3 दूनी 6, ये इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, 11 इंटू 6 बराबर x, मतलब 66 मीटर आ जाएगा। 66 मीटर लंबी दीवार बना सकते हैं। कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 4 में। उम्मीद है समझ में आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए पांचवा क्वेश्चन क्या है, समलंब चतुर्भुज में सम्मुख समांतर भुजाओं की लंबाई क्रमशः 12 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है, और उनके बीच की सबसे छोटी दूरी 16 सेंटीमीटर है, तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है, देखो लंबाई दे रखी है, 12 सेंटीमीटर की दे रखी है, चौड़ाई कितनी दे रखी है 8 सेंटीमीटर दे रखी है, और हाइट कितनी दे रखी है 16 सेंटीमीटर की दे रखी है ना। देखो अब पूछा क्या है, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। आपको क्या है, मेंसुरेशन में फॉर्मूले याद होने चाहिए। दिल्ली पुलिस के लिए हमने बोला था कि मेंसुरेशन के फॉर्मूले करवाएंगे, लेकिन टाइम नहीं मिल पाया, है ना। तो दिल्ली पुलिस के लिए तो हम जरूर करवा देंगे आपको ना, अभी बहुत, मतलब कि SSGD के लिए तो, है ना, बहुत टाइम है अभी। देखो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला होता है 1/2, देखिए 1/2 L प्लस बी इंटू एच, ये होता है। बस इसमें मान रखना है। देखो 1/2 लंबाई प्लस चौड़ाई, मतलब कि 12 प्लस 8 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। एच का मान कितना दे रखा है, 16 दे रखा है। बस इसको गुना करते हैं। देखो 2 से काटेंगे तो कितना, 10 पर कटेगा, तो 16 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 2 में। उम्मीद है समझ में आएगा। अगला क्वेश्चन देखो, किसी मिश्र धातु में कॉपर और जिंक का अनुपात 5:4 करने के लिए 20 किलो जिंक के साथ कॉपर की कितनी मात्रा मिलाने की आवश्यकता होगी। क्वेश्चन नंबर 6, देखो एक कोई मिश्र धातु है, उसमें एक है कॉपर और एक है जिंक। कॉपर की मात्रा 5:4, और कॉपर और जिंक की मात्रा 5:4 में है। अब देखो कह रहा है ना कि 20 किलो जिंक, मतलब 20 किलो जिंक, मतलब कि 4 का मान दे रखा है 20, 4 का मान दे रखा है 20, मतलब 20/4। और किसका पूछा है, कॉपर का पूछा है, 5 का मान पूछा, तो 5 से गुना कर देंगे। तो देखो 4 से 5 में 5 में 25, मतलब 25 किलो क्या आ जाएगा, कॉपर आ जाएगा। कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 2 में। देखो ऐसे भी कर सकते हो, देखो मतलब कि जिंक 4 का मान दे रखा है 20, मतलब 4 का कितना गुना है, 5 गुना है, तो इसको भी 5 गुना कर देंगे, तो 5 का 5 गुना कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, 256 और 484 का मध्य अनुपात ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7, देखो इनको आपका फॉर्मूले याद होने चाहिए। अगर मैं आपका रिवीजन करवा दूं तो देखो प्रथमानुपाती होता है AB/C होता है, ठीक है। और मध्यानुपाती क्या होता है, मध्यानुपाती होता है रूट में, देखो रूट में A/B होता है, ठीक है। और क्या बच गया, तृतीयानुपाती पूछूं आपसे क्या होता है, तृतीयानुपाती होता है B² A होता है। और अगर चतुर्थानुपाती पूछूं तो मैं क्या होता है,
वो होता है बी सी अपॉन ए होता है। तो ये चार फॉर्मूले आपको याद करना है, रखना ही है एकदम, है ना, एक नंबर मिलेगा इसका, वरना फॉर्मूले नहीं है तो आप नहीं कर पाओगे। देखो मध्यानुपाती पूछा है, मध्यानुपाती मतलब ये फॉर्मूला लगेगा। तो देखो अंडर रूट में ए इंटू बी, ए का मान है 256 इंटू बी का मान 484, तो इसका वर्गमूल लेके देख, 256 का आपको पता है कितना होता है, 16 होता है, और 484 का वर्गमूल कितना होता है, 22 होता है। ठीक है, बस इसको गुना करना है आपको। देखो 16 दूनी 32, 3 16 दूनी 32, 32 और 3 35, तो 352 कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 1 में है। ये फॉर्मूले हमने रिवाइज करवा दिया आपको ना। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है एक रेलगाड़ी 20 मीटर पर सेकंड की गति से चल रही है। यदि रेलगाड़ी की लंबाई 540 मीटर है तो वह एक खंबे को पार करने में कितना समय लेगी। क्वेश्चन नंबर 8। देखो एक रेलगाड़ी है 20 मीटर प्रति सेकंड से चल रही है। देखो टाइम लेगी, देखो फॉर्मूला पता हो आपको, टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होती है। तो देखो टाइम कितना, टाइम हमसे पूछा है, तो डिस्टेंस कितनी है। देखो एक रेलगाड़ी है जो 540 मीटर लंबी है, तो वो अपनी खुद की लंबाई को पार करेगी तब वो खंबे को पार कर पाएगी, है ना। तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 540 हो जाएगी। स्पीड दे रखी है, स्पीड कितनी दे रखी है, 20 मीटर पर सेकंड से, तो 20 मीटर पर सेकंड से चल रही है। तो यहाँ से आप टाइम निकालोगे, यूनिट देखो मीटर पर सेकंड में, यूनिट एकदम दोनों की सही है। तो देखो 0 से 0 कटेगा, 2 से काटेंगे तो कितना 27 हो जाएगा। तो टी का मान कितना, 27 सेकंड। कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 3 में। अगला क्वेश्चन देखो आप, एक विक्रेता ने 1 रुपए में 10 टॉफियां खरीदी, तो 25% का लाभ कमाने के लिए उसे 1 रुपए में कितनी टॉफी बेचनी चाहिए। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, हमने आपको कई बार बताया भी है, इसमें कॉन्सेप्ट है वो आपको याद रखना है। देखो क्या कह रहा है ना, 25% का लाभ कब आता है, मतलब कि मैंने यहाँ पे होता है प्राइस, 25% का लाभ, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/4, कितनी होती है, देखो 1/4 होती है, मतलब कि 4 का सामान लेके आएगा तो 25% लाभ, मतलब कि यहाँ पे होता है जो ऊपर होता है उसमें जोड़ते हैं, तो 4 की चीज़ एक एक फालतू में बेच देगा तो कितने में, 5 में बेच देगा। तो ये है कॉस्ट प्राइस, ये है सेलिंग प्राइस, ये याद रखना अपना। देखो अब आपको ये याद रखना है कि जो प्राइस होता है ना उसका उल्टा होता है क्वांटिटी का रेशियो, क्वांटिटी का रेशियो। तो देखो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, 5:4 हो जाएगा। अब बोला क्या है, देखो 10 टॉफियाँ खरीदी, मतलब कि कॉस्ट प्राइस, मतलब 5 का मान है, 5 का मान है 10, है ना, 5 का मान 10। अगर वो कभी ऐसे बोलेगा कि बेची तो वो मतलब कि सेलिंग प्राइस का मान हो जाएगा। तो इसने खरीदी तो 5 का मान 10 है। तो देखो ये इसका कितना गुना है, 2 गुना है, 2 गुना है, तो इसका भी 2 गुना क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो उस सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। 8 टॉफियाँ बेची उसने, कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 3 में। उम्मीद है समझ में आएगा आपको ना। अगला क्वेश्चन देखो, 22,445 रुपए के एक मूलधन को 30% वार्षिक की दर से 2 वर्षों के लिए जमा किया गया है तथा ब्याज का संयोजन वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किया गया है, तो मिश्र धन क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 10। देखो देखो 30% का क्या है ना, रेट कितनी है, रेट है 30%, ठीक है, और टाइम कितना है, टाइम है 2 ईयर्स, और इसका बताना है हमको CI, मतलब कि चक्रवृद्धि ब्याज बताना है आपको, है ना। तो देखिए करते हैं, पहले तो अगर मैं आपसे ब्याज पूछूं 30% की, 2 ईयर का CI पूछूं जो कि वार्षिक रूप से हो रहा है, तो इसका ब्याज कितना हो जाएगा। देखो CI क्या था, इसको आप इफेक्टिव रेट से निकाल सकते हो। देखो A इंटू बी अपॉन 100, ये फॉर्मूला पता होगा आपको। तो यहाँ पे 2 साल का वो इफेक्टिव रेट निकल जाएगी। देखो A का मान B का मान समान है, तो 30 + 30, 30 + 30 + 30 इंटू 30 अपॉन 100, ये हो जाएगा। तो देखो 30 30 60, देखो यहाँ से देखो 1 0 से 0 कटेगा, ये से इसे कटेगा, 3 3 9 हो जाएगा। तो 60 + 9 बराबर कितना हो जाएगा, 69%, ये आ जाएगा CI, ये आ गया CI आ गया, ठीक है। अब देखो हमसे पूछा है मिश्र धन पूछा है, तो देखिए, तो 22,445 का, देखो अब आप यहाँ पे क्या काम कर सकते हो, इसका 69% निकालो, 69% निकालने के बाद क्या आ जाएगा आपके पास, CI आ जाएगा, चक्रवर्ती ब्याज आ जाएगा। उसको आप मूलधन में जोड़ोगे तो मिश्र धन आ जाएगा आपके पास। समझ गए होगी, है ना। लेकिन आप ये भी कर सकते हो, आप इसका 169% निकाल दीजिए। वो कैसे, कि देखो चक्रवर्ती ब्याज होता है 69%, चक्रवर्ती ब्याज होता है 69%, तो इसका 169% निकालोगे, 169% निकालोगे, ये क्या जाएगा, मिश्र धन आ जाएगा, ठीक है। बस इसको सोल्व करना है। देखो 22,445 इंटू, देखो 169 को हम लिख सकते हैं 13 का स्क्वायर होता है, तो 13 इंटू 13, और ये अपॉन में कितना है, 100 है, यहाँ पे 100 है, बस इसको गुना करें। देखो 13 × 5 = 45, 4 13 × 4 = 52, 4
56, 5 13 चौक 52, 52 5 57, 5 13 दूनी 26, 26 और 5 26 5 31 और 13 दूनी 26 और 26 और 3 कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा, है ना। तो इधर क्या है, इधर 13 से और गुना करना है, अपॉन 1/100 है। देखिए देखिए 13 पंजू 65 4 और 13 13 चौक 52, 52 4 52 52 4 58 होता है ना, यहाँ पे गलती कर दी। अब देखो इसको 13 पंजू 65 6 13 अंठू 104, 104 6 कितना होता है 104 6 110, 13 पंच 13 सातों 91 92 और 10 102, 13 एकम 13 13 10 26 3 13 नाम 117 3 120 और 13 दूनी 26 26 2 28 और 10 32, 13 दूनी 26 26 देखो फिर से गुना करते इसको ना, कहीं पे गलती कर दी। देखो 200 291 785 को करना है 13 से इंटू, देखो 13 पंचू 65 5 13 13 अंठू 104 6 106 4 कितना 110 हो जाएगा, 13 7 91 92 और 92 10 कितना हो जाएगा 92 10 कितना हो जाएगा 102 हो जाएगा, 13 7 91 13 एकम 13 13 10 कितना होता है 26 होता है, 13 एकम 13 10 13 एकम 13 13 10 कितना होता है 23 होता है ना, 2 जाएगा, 13 नाम 117 117 2 119 11 13 दूनी 26 और 26 27 और 10 कितना हो जाएगा 37 हो जाएगा। देखो बटा में 100 है तो मतलब कि नीचे 200 है ना, तो 2 दशमलव के बाद पॉइंट लग जाएगा, तो 1 और 2 यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा 37 932। तो 37 932 कौन से ऑप्शन में है, 37 933 है, तो हमसे लगभग में पूछा है तो कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 2 में। देखो कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही थी हमारी, है ना। अगला क्वेश्चन देखो, हो जाता है वो कभी कभी, छोटा बड़ा भाई समझ के माफ़ कर देना ना। देखो 70 सेंटीमीटर त्रिज्या आधार की त्रिज्या और 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलन का वक्र क्षेत्रफल कितना है। देखो क्लास में हो जाता है, बड़ी बड़ी जो बड़े बड़े सर है ना, मैंने उनसे पढ़ा है तो उनसे भी हो जाता है ना, कभी कभी कैलकुलेशन में मिस्टेक हो ही जाता है। अगर आपके माइंड में आ गया 8 8 दूनी 24 है तो फिर वो 24 ही रहेगा, माइंड में आता नहीं 8 दूनी 16 होगा ना। देखो आधार की त्रिज्या मतलब कि आर दे रखा है कितना 70 सेंटीमीटर दे रखा है, और ऊंचाई मतलब एच का मान दे रखा है 14 सेंटीमीटर दे रखा है। तो बेलन का वक्र क्षेत्रफल, बेलन का फॉर्मूला याद होना चाहिए, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, वो होता है 2 पाई आर एच होता है, 2 पाई आर एच ये होता है, बस इसमें मान रखना है आपको। देखो 2 गुना पाई का मान होता है 22/7, आर का मान हमको मिला है यहाँ पे देखो 70 दे रखा है, 70 दे रखा है, और एच का मान हमको दे रखा है 14। बस इसको सोल्व करना है आपको ना। तो देखिए 7 से काटेंगे तो 10 बार में कटेगा, तो देखो 14 दूनी 28, 28 दूनी 56, 28 दूनी 56 इंटू 11 इंटू 10, इसको आपको सोल्व करना है। अब ये मत देखना आप ये कैसे ले आया, है ना, वो सबकी अपनी अपनी है। देखो मैंने 14 को 2 से गुना किया 28 हो गया, अब इस 22 में क्या है ना 2 है, 2 इंटू 11 है, तो मैंने उस 28 को 2 से गुना कर 28 दूनी 56 हो गया, अब वो 11 बच गया था, इधर 10 बच गया था बस। अब देखो इसको गुना करते हैं, देखो 6 6 5 6 5 11 और 5 और 1 6 होता है, तो यहाँ पे 10 हो जाएगा जीरो, मतलब कि कितना 616 जीरो 160 कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 1 में। उम्मीद है समझ में आया होगा ना। अगला क्वेश्चन देखो 555 + 44 इंटू 2 भाग 11 माइनस 25 इंटू 3, बहुत ही सरल है तो, गुना भाग करना पड़ेगा आपको ना। 555 प्लस देखो 44 इंटू 2, मैं भाग है, भाग को मतलब कि बटा में आएगा तो 2/11 आ जाएगा यहाँ से ना, तो माइनस का 25 दिया, मतलब 25 इंटू 3 मैं ऐसे लिख देता हूँ अभी तो ना। देखिए अब बस इसको सोल्व कर, देखो 11 से 4 बार कटेगा, तो ये यहाँ पे क्या जाए, देखो 555 तो इधर है ही, तो ये 4 दूनी 8 प्लस का 8 और 25 दिया 75 माइनस का 75, तो मैं पहले क्या कर लेता हूँ ना 555 में से 75 काट लेता हूँ। देखो 5 में से 5 गया तो 0 और 15 में से 7 गया तो 8 होता है, और यहाँ पे कितना बचेगा 4 बच जाएगा, 480 + 8 कितना हो जाएगा 488 हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 2 में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। देखो एक भैया का कमेंट आया था कि इतना लंबा वो है सॉल्यूशन करवाते इतनी देर में तो टाइम निकल जाएगा, है ना। तो भैया हमने उसको बोला आप भी समझो ये चीज़, हम सिर्फ आपको क्वेश्चन समझाते हैं, ठीक है ना, बाकी हमको पता है कितने टाइम में करना है। हमने खुद एसएससी जीडी क्लियर किया हुआ है, हम कट ऑफ में बाहर थे, है ना, 2 नंबर से 2 क्वेश्चन से, है ना। तो अब ये समझो, हम आपको सिर्फ क्वेश्चन समझाते हैं ना, ये उद्देश्य नहीं है कि टाइम में कितनी जल्दी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है, प्रैक्टिस करोगे आपकी सब हो जाएगा ना, वरना हम इसको 20 मिनट में कर दें इस पूरे मॉक को। देखो एक निश्चित संख्या में से 10% घटाने पर और फिर शेषफल में से 70% घटाने पर 1188 शेषफल बचता है, वह संख्या कितनी थी। देखिए कोई संख्या मैंने मान ली x थी,
कोई संख्या x थी। अब देखो 10% घटाने पर, 10% घटाने पर कितनी बच जाएगी, 90 बच जाएगी। इतना पता है आपको। अभी 90 से क्यों बचाने वाले से क्यों गुना कर रहे हैं, क्योंकि इसने बचे हुए का मान दे रखा है 1188, है ना। तो 10% घटाएंगे तो 90% बच जाएगी। अब शेष में से शेषफल मतलब कि ये जो बची हुई है ना, ये शेष संख्या बच गई, इसमें से 70% और घटा दिया, तो 70% और घटा दिया तो मतलब 30% बच जाएगी, 30% बच जाएगी। तो इतना करने के बाद उसके पास कितना बचता है, 1188, ये बराबर 1188 का हो जाएगा। बस इसको सोल्व करना है आपको। देखो एक जीरो से एक जीरो जाएगा, एक जीरो से एक जीरो जाएगा। देखो 9 से काटेंगे इसको तो 9 एकम 9 और 9 तिया 27 और 9 दूनी 18 होता है। तो 3 से काटेंगे तो 3 चौक 12 और 3 चौक 12 होता है। तो देखो एक्स उधर कितना बचेगा 44 और नीचे ये 100 है, उधर जाके गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 44 इंटू 100 बराबर 4400। कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी में। उम्मीद आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखो, मैरी ने एक मित्र से 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3000 ऋण पर लिए। यदि वह 1.5 वर्ष के बाद ऋण चुकाती है तो भुगतान किया गया कुल ब्याज कितना होगा। देखो ये ऐसा ही है, ऐसा ही पूछा है हमसे ना, ऐसा ही। तो ऐसा ही का फॉर्मूला आपको पता होगा। देखो हम लिख देते हैं, ऐसा ही बराबर P/R/T/100, ये पता होगा। यहाँ पे देखो ये है साधारण ब्याज, P प्रिंसिपल, R रेट है और टाइम, T मतलब टाइम है। बस इसमें आपको मान रखना है। देखो P का मान दे रखा है, देखो मैं साइड में लिख दूँ, प्रिंसिपल हमको दे रखा है $3000, $3000 दे रखा है। R का मान हमको दे रखा है 6% दे रखा है। T का मान दे रखा है 1.5 वर्ष दे रखा है। बस इसमें मान रखते हैं। देखो ऐसा ही बराबर क्या हो जाएगा, P का मान कितना है 3000 इंटू R मतलब 6 और T मतलब कि 1.5 अपॉन 100 ये है। अब देखो बस इसको सोल्व करना है आपको। देखो ये पॉइंट हटाऊं तो मैं नीचे 10 आ जाएगा। तो देखो 1 जीरो 2 जीरो 3 जीरो, ये 3 जीरो इस 3 जीरो को काट देंगे। तो देखो बस ये क्या करना है, 15 इंटू 6 इंटू 3 है तो 15 6 की 90 और 9 तिया 27 मतलब कि $270 आ जाएगा। कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 3 में। अगला क्वेश्चन देखो, हम पेज बदल देते हैं, ठीक है। देखो कह रहा है सौरभ अंकित मूल्य से 26% कम पर एक अंगूठी खरीदता है और उसे अंकित मूल्य पर 10% अधिक पर बेच देता है। उसके द्वारा अर्जित अनुमानित लाभ ज्ञात कीजिए। देखो क्वेश्चन नंबर 15। देखो अंकित मूल्य से सौरभ होता है। देखो यहाँ पे लिख लिया मैंने मार्क प्राइस मैंने मान लिया उस पे उस अंगूठी के उस पर 100 रुपये लिखा हुआ था कि 100 रुपये की वो थी। अब इस पे क्या करे ना, सौरभ 26% कम पे खरीदता है, 26% कम, इसका 26% कम करेंगे तो कितना हो जाएगा 74 हो जाएगा। ये 74 क्या हो गया, दुकान वाले के लिए सेलिंग प्राइस हो चुका है लेकिन सौरभ के लिए ये कॉस्ट प्राइस हो गया, ठीक है। ये 74 रुपये में सौरभ खरीद के लेके आता है कोई वस्तु, मतलब कि अंगूठी खरीद के लेके आता है, ठीक है। देखिए 1 मिनट रुकिए। देखिए ये क्या करता है ना, 74 रुपये में उसको खरीद के लेके आता है। अब देखो अब आपको क्या करना है, देखो अब क्या कह रहा है ना कि 10% अधिक पर बेच देता है। देखो किसके, अंकित मूल्य पर। देखो उस अंगूठी पे 74 लिखा हुआ था, मतलब 100 लिखा हुआ था और वो क्या किया 74 रुपये में खरीद लेके आ गया। अब लिखा तो उस पर 100 ही रहेगा ना, उसका मार्क प्राइस थोड़ी बदल जाएगा। तो उससे क्या करता है ना, वो क्या करता है कि 10% अधिक पर बेच देता है अंकित मूल्य से। मतलब कि जो ये अंकित मूल्य है ना, इससे 10% अधिक, इस पर 10% अधिक मतलब कि 110 पर बेचा होगा। तो यही पूछ रहा है। देखो ये अब इसके, ये तो 74 की खरीद के लेके आया था लेकिन मार्क प्राइस के 10% अधिक पर मतलब 110 पर बेच दिया, 110 पर बेच दिया। तो ये पूछ रहा है प्रॉफिट कितना हुआ। देखो 74 की चीज़ को जब तुम 110 पर बेचोगे तो आराम से प्रॉफिट नहीं बता सकते। तो देखो यहाँ से देखो 74 से 110 मतलब कि 26 और 10 मतलब कि 36 रुपये का लाभ हो गया कितने पर, 74 पर, और इसको 100 से इंटू कर देंगे। समझ गए आप, उम्मीद है समझ में आया होगा आपको ना। या फिर आप देखो मैं थोड़ा सा और बता दूँ। देखो 100 ये है मार्क प्राइस हो गया। तो ये मतलब कि कितने के 26% की छूट पर कितने में खरीद के लेके आया, 74 में खरीद के लेके आया होगा। और इसको है ना मतलब कि अंकित मूल्य के 10% लाभ पर मतलब 110 में बेचा होगा। तो यहाँ पे देखो इसके लिए तो ये सेलिंग प्राइस हो गया और इसके लिए मतलब कि कॉस्ट प्राइस हो गया और इसके लिए सेलिंग प्राइस हो गया। तो देखो 74 की चीज़ को 110 में बेचोगे तो 36 रुपये का लाभ हो जाएगा कितने पर, 74 पर हो जाएगा। और परसेंटेज निकालने के लिए आपको 100 से इंटू कर देना है, ठीक है। बस ये करना है। देखो 2 से काटेंगे इसको, 2 से काटेंगे तो 18 बार में, 2 से काटेंगे तो कितने बार 37 बार में कटेगा। तो यहाँ पे क्या जाएगा 1800 बटा 37 हो जाएगा। 1800 बटा 37 मतलब कि 37 का भाग देना है 1800 में। देखिए दीजिए 37 का भाग दीजिए, 4 बार जाएगा कितना बच जाएगा। तो 37 चौक कितना होता है 148 होता है। तो यहाँ पे कितना बच जाएगा, यहाँ पे कितना बचेगा 2 और 3। तो इसमें भाग दे दो तो क्या होता है 37 अट्ठा कितना होता है 296 होता है, 296 होता है। तो यहाँ पे कितना बच जाएगा 24 बच जाएगा। देखो 24 बच जाएगा।
तो देखो 48 48 करके कुछ ऑप्शन है होगा है, देखो हाँ चौथे ऑप्शन में 48.6। इससे आगे आपको सोल्व करने की जरूरत नहीं है अगर ऑप्शन मैच हो जाता है तो। अगला क्वेश्चन देखो आप, कह रहा है 48 संख्याओं का औसत 48 है, यह बाद में ज्ञात हुआ कि 48 को दो जगहों पर गलती से 84 समझ लिया गया है, यदि सही औसत कितना होगा। क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, थोड़ा नर्वस हो जाते हैं तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना ना, धीरे धीरे ठीक हो ही जाएगा। देखो 48 संख्याओं का औसत है 48, यह बाद में ज्ञात हुआ 48 को दो जगह पर गलती से 84 लिख लिया गया। मतलब कि 48 लिखना था लेकिन लिख कितना दिया, 84 लिख दिया। पहले तो आप ये देखो कितना ज़्यादा लिख दिया, कितना ज़्यादा लिख दिया। यहाँ से देखिए कितना अंतर आ रहा है, यहाँ से अंतर आ रहा है 36 का। देखो 8 में, हाँ देखो 36 का अंतर आ रहा है। देखो क्या किया ना, दो बार लिखा है, मतलब कि अंत दो बार लिखा है 48 की जगह 36, मतलब कि 36 का अंतर दो बार आया होगा। ये हो गया। अब कितने पर, अब ये क्या है ना, ये इतना ज़्यादा लिख दिया, इतना ज़्यादा लिख दिया, लेकिन सही औसत के लिए हम इसको घटाते हैं ना, तो यहाँ पे आएगा माइनस। तो यहाँ पे देखो कितनी संख्याओं पर इतना का अंतर आया, 36 दूनी 72 होता है, तो 48 संख्याओं पर इसको 48 से भाग देंगे तो इसका एवरेज निकल जाएगा। देखो काटिए इसको, तो 12 तिया 36 और 12 चौक 48 और 2 से काटेंगे 2 बार में, तो यहाँ पे आ गया माइनस का 3, मतलब कि माइनस का 3/2, मतलब 3/2 आया है। ज़्यादा था, ज़्यादा लिख दिया तो उसको घटा देंगे, माइनस इसलिए लिख रहे हैं हम, है ना। तो यहाँ पे कितना जगह 1.5 होता है। तो जो सही, जो एवरेज दे रखा है, कितना एवरेज दे रखा है, एवरेज दे रखा है 48, 48 एवरेज दे रखा है। तो इसमें से हम 1.5 घटा देंगे तो वो सही एवरेज हो जाएगा। तो कितना बच जाएगा, यहाँ पे 46.5 आ जाएगा। कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 3 में। उम्मीद है समझ में आया होगा ना। और अगर दूसरा मेथड बताऊँ आपको, ये समझ में नहीं आया होगा, है ना। तो देखो 48 संख्याओं का एवरेज है 48, 48 संख्याओं का एवरेज है 48, 48 है, तो इसका सम निकालेंगे, सम निकालेंगे तो 48 इंटू 48 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं ना, 48 को दो जगह पर, 48 को दो जगह पर 84 समझ लिया गया। मतलब कि क्या करना है आपको कि ये जो आएगा ना, 8 8 64, 6 8 चौक 32, दूनी 64 और 6 38, मतलब कि 68, 68 और 4 चौक 16 और 16 से कितना होता है, 16 से 20 होता है, 16 से कितना होता है, 22 होता है। देखो 2284 आ गए। अब आपको क्या करना है, देखो आप आगे आप कर लेना। इसमें से क्या करना है ना कि 84, 48 को 84 लिख लिया गया, है ना। तो मतलब कि कितना कितना ज़्यादा लिख लिया, 36 ज़्यादा लिख लिया। तो इसको आपको 36 को 2 बार घटाना है, 2 बार घटा के आप 46 का भाग, कितने का, 48 संख्या ना, तो 48 का भाग दोगे तो आपके पास 46.5 ही आएगा। ये बेसिक है, इतना आप कर लेना आप, है ना। अगला क्वेश्चन देखो आप, तीन संख्याओं का औसत 6:8:9 है, यदि तीनों संख्याओं का योग 460 है तो तीनों संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। देखो तीनों संख्याओं में पहले अनुपात देखिए, अनुपात है 6 और 8 और 9, तो सबसे बड़ी संख्या कितनी है इसमें, 9 है। तो 9 का मल्टीपल ही होगी, 9 का मल्टीपल मुझको एक ही संख्या दिख रही है 180, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर मैं आपको इसको बेसिक से समझाऊं तो कैसे होगा, देखो क्वेश्चन नंबर 17, 6:8:9 में है, इनका योग कितना है, इनका योग है 460, तो इनका योग कितना होगा, इनका योग होगा 8 से 14, 14 9 कितना होता है, 23 होता है। तो ये 23 का मान है 460। पूछा क्या है, सबसे बड़ी संख्या 9 का पूछा तो 9 से गुना कर देंगे, तो 23 दूनी 46, तो 9 दूनी 18, 180 हो जाएगा। हमने आपको बताया ना। अगला क्वेश्चन देखो आप, 21 मीटर और 42 मीटर की लंबाई वाली दो रस्सियों को समान लंबाई वाले टुकड़ों में काटा जाना है, प्रत्येक टुकड़े की अधिकतम संभव लंबाई कितनी होगी। देखो क्वेश्चन नंबर 18, इसमें क्या करना है ना, अधिकतम पूछा है, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब 21 और 42 का आपको लेना है एस सी एफ लेना है। तो इसमें देखो 21 कॉमन लेंगे हम, 21 कॉमन लेंगे तो 21 से कम 21, 21 दूनी 42। वैसे भी आपको डायरेक्ट दिख रहा था कि 21 ही एस होगा, क्योंकि इसका इसमें भाग जा रहा है। तो यहाँ पे अंदर कुछ भी कॉमन नहीं है, तो एस कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4 में। जब भी अधिकतम आ जाता है उसमें एस लेना होता है ना, आप अगर आपको लगे कैसे ले लिया। ठीक, अब देखो क्वेश्चन नंबर 19 है ना, तो देखो 45 45 45 63 ए और 8, ये हो गया, है ना। इसमें क्या करना है, 11 से विभाज्य चेक करना है आपको। तो आपको इसका नियम पता होगा आपको, ठीक है ना। एक संख्या छोड़ के मतलब कि क्या करते हैं, उनका योग लेके उनका अंतर 11 या 0 के बराबर होना चाहिए। देखो 4 से शुरू करते हैं, 6 4 10, 10 और ए, मतलब कि 10 प्लस ए, यहाँ पे 10 प्लस ए हो गया। अब देखो यहाँ से इस संख्या शुरू करते हैं, देखो 5 3 8 8 8 16 होता है, 16 होता है। अब देखो क्या करना ना, इसका अंतर बराबर होता है 11 या 0 के, 11 या 0 के। ठीक है, मैं 0 मानू, 11 मानोगे ना उससे भी हो जाएगा, ठीक है ना।
11 लोगे तो उसमें अगर 11 से कोई ज़्यादा संख्या होती है ना उसमें 11 का भाग दे देते हैं। फिर देखो, अब देखो यहाँ पे हो जाएगा 10 प्लस ए, ये 16 इधर जाएगा तो प्लस का 16 हो जाएगा, ये 10 है ना, ये 10 इधर आ जाएगा तो माइनस का 10 हो जाएगा। तो ए का मान आ जाएगा 10, 16 में से 10 गया तो 6 आ जाएगा, ए का मान 6 आ जाएगा। कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर बी में। उम्मीद है समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है 7 का सबसे छोटा गुणज कौन सा है जिसे, देखिए 7 का सबसे छोटा गुणज कौन सा है जिसे 6, 9, 15 और 18 से विभाजित करने पर 4 शेष बचता है। क्वेश्चन नंबर 20 देखो क्या कर रहे हैं, 6, 9, 15। पहले तो हमको वो संख्या चेक करनी पड़ेगी, तो पहले आपको क्या करना होगा ना, 6, 9, 15 और 18, इसका आपको लेना होगा SCF। क्या लेना होगा? SCF लेना होगा। तो मतलब LCM लेना होगा। देखो इसका LCM लेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से हम अगर 3 कॉमन लें तो 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 5 15, 3 6 18, ये होता है मतलब है ना। इसमें से और कॉमन लेंगे तो देखो अंदर का कितना आ जाएगा, अंदर का अगर LCM देखे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 45, है ना। देखो और कॉमन ले लो आप, देखो यहाँ पे देखो 3 और कॉमन ले लेंगे तो बाहर कितना है, ऑलरेडी 3 है। देखो LCM लेना है ना, सबका अपना अपना हिसाब में, मैं अपने हिसाब से ले रहा हूँ समझाने के लिए, आप समझ लेना ना। देखो यहाँ पे हमने 3 और कॉमन ले लिया था तो 3 का भाग देंगे तो यहाँ पे 3 इसमें जा रहा है, इसमें जा रहा है और में नहीं जा रहा है। देखो अंदर का LCM कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो 10 × 9 कितना हो जाएगा, 90। ये हो जाएगा LCM हो जाएगा। ये वो संख्या हो जाएगी जो इससे विभाजित करोगे ना आप तो पूरी विभाजित हो जाएगी। लेकिन हमको इससे पूछा ही नहीं है, तो इसने बोला कि वो संख्या 7 का गुणज होनी चाहिए। तो 90 × मैंने मान लिया यहाँ पे के लेना है और उसको 4 और बचना चाहिए उसमें, तो यहाँ पे 4 कर देंगे। और ये फिर यहाँ से आप देखिए के का मान रखते जाइए और वो चेक करना है जो 7 का मल्टीपल भी हो और इनसे विभाजित करो तो उसमें 4 भी शेषफल बचे। तो देखो अगर मैं ऑप्शन पे देखूँ तो देखो सब सारी की सारी संख्या 300 के करीब है, 300 के करीब है। तो के का मान ऐसा रखो कि ये 300 के करीब पहुंच जाए, तो 9 चौक 36 होता है। अगर मैं के का मान मैं 4 रखूं तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 90 × 4, 90 × के मतलब 90 × 4, 9 चौक 36, तो 360 + 4 ये हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 364 हो जाएगा, 364 हो जाएगा। ये संख्या आई है ना। अब इसको आप चेक करना है पहले तो ये 7 से विभाजित है नहीं, 7 से विभाजित दोगे तो 7 7 5 35, 7 दूनी 14, मतलब ये पूरी 7 से विभाजित है। अब देखो 7 से पूरी विभाजित है और इसमें 4 शेषफल बचेगा। जब आप इसको किसी भी संख्या का भाग देखो तो देखो 6 का भाग देखो, 6 × 36, 4 शेषफल बच गया। 9 का भाग देखो, 9 चौक 36, 4 शेषफल बच गया। 15 और 18 को दोगे तो भी 4 ही शेषफल बचेगा। तो उम्मीद आपको समझ में आया होगा। तो कौन से ऑप्शन में है 364, ऑप्शन नंबर ए में है। हमने सबके मतलब कि 20 के 20 क्वेश्चन कर लिए हैं और अभी हम आपको आपके सामने इसको सबमिट कर देते हैं, जिससे आपको पता चले कि आपने जो भी सीखा, जो भी हमने सिखाया वो आपने सही सीखा है, जो भी आंसर किए हमने ठीक है। और दिल्ली पुलिस का कोई मॉक डल नहीं रहा है, वरना उसका भी सॉल्यूशन करवा देते हैं हम आपको ना। देखिए हमने 20 क्वेश्चन किए थे, 20 में से एक गलत दिखा रहा है, एक गलत हो ही नहीं सकता यार। देखो हाँ देखो अभी तो खुल भी गया है ना ये, तो हम आपको दिखा देते हैं कौन सा गलत हुआ है हमारा। हमने 6 ऑप्शन लगाया था ना, देखो 6 ऑप्शन लगाया था हमने, इसमें 5 बता रखा है। और नीचे देखो नीचे ऑप्शन देखो, इसकी आंसर सॉल्यूशन में देखिए ऑप्शन ए बराबर 6 आएगा, ए का मान 6 आएगा। और हमने देखो यहाँ पे क्या लगाया था, हमने भी 6 लगाया था। तो RWA वालों ने ही गलत आंसर दे रखा है। तो हमने जो 20 क्वेश्चन किए थे ना वो 20 के 20 एक्यूरेट और सही हैं। ये मत सोचना ये गलत हुआ है, ये गलत इन्होंने ही टिक लगा रखा है। आप खुद देख लीजिए सॉल्यूशन में आंसर नीचे है 6 और हमने भी 6 लगाया है। जो 6 है ना वो हमको गलत बताया है और 5 इन्होंने सही समझा है, लेकिन इनके सॉल्यूशन एकदम सही है जिसमें 6 आंसर है। तो उम्मीद है हमने जो भी क्वेश्चन बताए 20 के 20 क्वेश्चन हमारे सही हैं। ये एक क्वेश्चन था जो इन्हीं की वजह से गलत हुआ है ना, वैसे सॉल्यूशन इसका सही है। तो उम्मीद आपको सब समझ में आया होगा और फिर से मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।